माध्यम से एक नवकीर्तिमान घड़ने के लिए एफपीओ का जो प्रोसेस है उसका आज प्राइज बैंड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और आगे की पूरी यात्रा के संदर्भ में संवाद है। हमारे अत्यंत आदरणीय और इस पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार के प्रति जिनका अनन्य भाव है और जिनको आप सब जिनसे अच्छी तरह से अवगत हैं, जिन्होंने अपनी सेवा से और अपने ज्ञान से, अपने बौद्धिक साम्राज्य से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आदरणीय श्री शैलेश लोढ़ा जी आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं बहुत ही गौरव के साथ। आदरणीय शैलेश लोढ़ा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आई होप मॉर्निंग इज गुड, सो यू कैन से टेल मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एफपीओ, शेयर्स, आईपीओ ये मेरी समझ के बाहर है, लेकिन मेरी समझ में राष्ट्र आता है, मेरी समझ में देश आता है, मेरी समझ में धरती और ज़मीन आती है। और धरती, ज़मीन, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, उसे जहन में रखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ वर्ष में संस्कृति मूलक समृद्धि का कोई संकल्प ले तो उस संकल्प की प्रशंसा की जानी चाहिए, उस संकल्प का विस्तार किया जाना चाहिए, उस संकल्प को हर चित्त में और हर जहन में बैठ जाना चाहिए। किसी ने बहुत ठीक कहा है, मुझे एक शायर के शेर याद आते हैं। देखिए, समृद्धि निश्चित तौर पे किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए बेहद आवश्यक होती है, लेकिन उसमें राष्ट्र धर्म प्रथम हो, उसमें देश प्रथम हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी शायर ने बहुत ठीक कहा है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जहाँ राष्ट्र हो वो सबसे पहले है, जो देश हो वो सबसे पहले है। मैं जानता हूँ आज यहाँ पे वित्त की बातें ज़्यादा होंगी, लेकिन वित्तों की बातों के साथ अगर साहित्य की बातें और राष्ट्र की बात हो तो इससे बड़ा समागम कोई हो नहीं सकता। आज बड़ी गरिमामय उपस्थिति है। मैं मंच का परिचय आपसे सबसे पहले करा दूँ। मंच पे जिनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, आज विश्व भर में जिन्होंने न केवल योग के माध्यम से बल्कि राष्ट्र जुड़ी हर चीज़ के माध्यम से हर दिल में घर बना रखा है और हर घर में दिल बना रखा है, ऐसे स्वामी रामदेव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि आपकी करतल ध्वनि होनी चाहिए इस उपस्थिति के लिए। हमारे बीच आचार्य बालकृष्ण जी को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है और वो चेयरमैन है रुचि सोयाकर। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो काम किया है औषधि के क्षेत्र में और इस राष्ट्र के क्षेत्र में वो अद्भुत है, वो हमारे बीच में है। भरत भाई जो एमडी हैं वो हमारे बीच में, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और संजीव अस्थाना जी जो सीईओ हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स के रूप में 3 साथी हमारे साथ में हैं। एसबीआई कैप से श्री नारायण सदानंद जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री सलील पितले जी जो एक्सिस कैप से हैं और श्री संतोष वर्मा जी जो आईसीआईसीआई कैपिटल से। हम सभी का स्वागत करते हैं। एफपीओ ये शब्द आपको जब प्राइज बैंड प्रस्तुत करेंगे तब निश्चित तौर पर आप इसका विस्तार करें, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की सोच में पतंजलि की जो दौड़ रही है, पतंजलि का जो परिश्रम रहा है, पतंजलि का जो सोच रहा है, वो निश्चित तौर पर एक ऐसा सोच, एक ऐसा परिश्रम, एक ऐसी दौड़ रही है जिसने पूरे राष्ट्र को न केवल उद्वेलित किया, आंदोलित किया, बल्कि एक राष्ट्र धर्म की भावना का मूल भाव भी हमारे भीतर भरने की संपूर्ण चेष्टा की और उस चेष्टा के माध्यम से आज वो आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी या आचार्य जी, मैं आत्मविश्वास की प्रशंसा करना चाहूँगा। अद्भुत आत्मविश्वास है जब पूरा शेयर मार्केट इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे चलता है और युद्ध के वातावरण में आप इसे लेके आ रहे हैं। इससे बड़ा आत्मविश्वास क्या हो सकता है अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, आत्मनिर्भर भारत के प्रति और आपके अपने सोच के प्रति। तो रुचि सोया वैसे तो परिचय के रूप में सब बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी हो, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि पतंजलि से मेरा बड़ा पुराना और स्वामी जी से संपर्क रहा है, ये सिर्फ अब एक ऑयल कंपनी नहीं रह गई है। इसका जो विस्तार है वो चहु और हो गया है और जो पाम प्लांटेशन के अंदर जो एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं वो एक अद्भुत कार्य है। और मैं समझता हूँ कि जब इस कार्य को ज़मीन पे उतारा जाएगा, इस कार्य को ज़मीन पे जब बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा तो एक ऐसा परिणाम हमको देखने को मिलेगा जो आत्मनिर्भर भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक स्वस्थ भारत के रूप में, एक अद्भुत भारत के रूप में हमें नज़र आएगा। तो आइए हम इस दोपहर को बिना किसी औपचारिक भूमिका के आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले श्री नारायण सदानंद जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएँ और इस प्राइज बैंड के बारे में हमें बताएं।
आप आमंत्रित हैं, हम स्वागत करें श्री सदानंद जी का जो एसबीआई से हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऐसा स्पीच के बाद टेक्निकल टॉक करना तो बहुत लाइक इन द सेंस दैट आई नो दैट काइंड ऑफ स्पीच ही हैज गिवन सो फ्लावरी एंड सो नाइस, but it gives me, I get complex because of the kind of fluency in which is. It gives me great pleasure in welcoming you all for this press meet of Ruchi Soya. I express my sincere gratitude to all of you for being here today in the morning in a good presence. I think the people who are sitting here has been completely introduced, and Swamiji doesn't need any introduction. The whole team doesn't need any introduction. He's been already introduced. I just talk very briefly about it. He has explained about the whole concept. We have BRLMs. I think Salil and Mr. Santosh are there from Axis Capital and ICICI Securities, who are lesser known, sitting in the dais. Ruchi Soya Industries Limited is a diversified FMCG and that is fast-moving health goods company with a strong promoter pedigree of Patanjali Group. So I'm proud to be talking about Patanjali. Patanjali is one group which has given a run for money for competition. And not only that, they are mid-course, they corrected and they clamped again. So that is a phenomenal promoter and the management credibility have in this company. It is one of the largest FMCG companies in Indian edible oil sector and one of the largest fully integrated edible oil refining companies in India. Ruchi Soya is a pioneer and largest manufacturer of soya food in India. And Ruchi Soya is also associated with nutrition and good health, which has aided the brand Nutrela in becoming household and generic name in India. Ruchi Soya is also present across the entire value chain in palm and soya segment with healthy mix of upstream and downstream business. Ruchi Soya was acquired by Patanjali Group subsequent to a completion of an IBC process and an implementation of Patanjali Resolution Plan on December 18, 2019. This is the first company which has come through an public. So there are so many uniqueness in this. One of the uniqueness is that it is the only company which come through an IBC process coming to the public for raising fund. The FPO is priced at a price band of 615 to 650 per equity share. The offer opens on Thursday, March 24, 2022 and closes on Monday, March 28, 2022. The minimum bid lot is 21 equity shares and it is in multiples of 21 equity shares thereafter. Company intends to raise an amount aggregating rupees 4,300 crores through this FPO. Follow on public offering. I would now request the management team to further address, if at all, whatever they want to make presentation. And I want to thank everybody for the opportunity to talk to you. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Sadanand. So crisp, so short, so smart, yet so informative. Yet I got that 21 is the minimum this thing, so I can apply for that. I understand that. Not the multiple of that, but at least 21. As a 650, you said? 615 to 650. 615 to 650. 615 से 650 में से हिंदी अनुवाद कर देता हूँ उसमें मैं 615 रुपए से 650 के बीच में ये जो प्राइस बैंड है उसमें 21 शेयर मिनिमम जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो मुझ जैसा एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति निश्चित तौर पे इसके बारे में सोचेगा और अप्लाई करेगा। लेकिन ये एक इतिहास सृजित होने जा रहा है। देखिए, इतिहास सृजित होना इतना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एक्सैजरेट कर रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर्स, एफपीओज, आईपीओज, एसपीओज आते हैं, लेकिन जहाँ पे राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र धर्म की बात हो, स्वदेशी की बात हो, एक ऐसा व्यक्ति जो संन्यास धर्म निभाते हुए भी सबसे पहले उनके जहन में स्वदेश आया और वो उसे न केवल शुरू करें, उसे एक आंदोलन बना दें, तो निश्चित तौर पे ये एक इतिहास सृजित होने जा रहा है। और इस इतिहास को सृजित करने में आचार्य बालकृष्ण जी का योगदान अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। वो चेयरमैन है रुचि सोया के, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आए और संबोधित करें। आचार्य जी। सर्वप्रथम मैं
श्रद्धेय स्वामी जी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर हैं और उनकी ऊर्जा, उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति पतंजलि की पहचान है और पतंजलि को पूरी दुनिया में पहुंचाने में जिनका महान योगदान है। साथ साथ में आदरणीय मेरे प्रिय भाई भरत जी, जो रुचि सोया को एक बहुत ही सुंदर स्वरूप देने के लिए सर्वतमना संलग्न है, और साथ में आदरणीय श्री संजीव अस्थाना जी, जो जिसके अंदर एक बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म के साथ में रुचि को गति दे रहे हैं। और विशेष करके आज इस मंच पर जिनको अभी आपने प्यार से सुना, हमारे आदरणीय नारायणन सदानंदन जी, ये सदानंदन स्वयं हैं और आप सबको भी आनंदित करने का शुभ समाचार इन्होंने दे दिया है, उसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ में बहुत ही आदरणीय प्रिय सलील पितले जी एक्सेस कैपिटल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आदरणीय श्री संतोष वर्मा जी ICICI सिक्योरिटी से हैं। और आज दिल से, प्यार से, भाव से श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा भाई आ जाओ, एक आवाज पर शैलेश लोढ़ा जी यहाँ पर आए, उनको भी मैं बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वस्तुतः पतंजलि क्या है आप सब महसूस करते हैं, और जिस संस्था को हम महसूस करने लग जाएं तो समझ लीजिए उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि महसूस हम उसको करते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है। पतंजलि को आप सब महसूस करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से विगत 30 दशक से किसी को जानना है ना, उसके इतिहास और अतीत को देखो। अतीत से वर्तमान बनता है तो वर्तमान से भविष्य को देखा जा सकता है, परंतु भविष्य को देखने के लिए भी अतीत को देखने की आवश्यकता होती है। तो इससे बढ़कर के पतंजलि के संदर्भ में, उसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में, उसके कार्य के संदर्भ में, उसकी ट्रांसपेरेंसी के संदर्भ में पारदर्शिता, गुणवत्ता और संकल्प से सिद्धि, यह पतंजलि का एक वैभवशाली इतिहास, अतीत और वर्तमान है, जो आज देश के, मैं समझता हूं कि यदि सबसे ज्यादा आबादी, संख्या की बात नहीं है, मैं पूरी आबादी की और आवाम की बात करता हूं, यदि एक सिरे से किसी के विधा को कोई करता है तो वो योग है। उसको करने वाले, इसको इस दुनिया में पहुंचाने वाले कोई है तो श्रद्धेय स्वामी जी हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं, संख्या में है 100 करोड़ कहें, 125 करोड़ कहें, परंतु यदि बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबको, सबके दिलों में जो बसे हुए हैं। हम तो कहते हैं कि कई सारे विधाओं से, कई सारे भावनाओं से, मान्यताओं से और कई सारे विचारों के मतभेद होने के बाद में भी पहले वो उठ करके कोई उस व्यक्ति का कोई चीज को अपनाता है तो वो योग है, वो हर व्यक्ति करता है। ये हमारी पतंजलि की गौरवशाली अतीत का एक स्वर्णाक्षर में लिखने वाला एक हमारा इतिहास है। स्वदेशी से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत। और स्वदेशी की बात तो मैं जानता हूं कि हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया, अपने जीवन को माँ भारती के बलिवेदी पर आहूत कर दिया उस स्वदेशी की संकल्पना के साथ में। और हम सब भी उस स्वदेशी की संकल्पना के साथ उसको हम पढ़ते थे तो हम भी महसूस करते थे। गुरुकुल में हमारे पास साधन नहीं होता था, हमको कोई बाहर की चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होती थी। हम लिस्ट बनाया करते थे, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है तो हमको तो कपड़े धोने की साबुन की आवश्यकता पड़ती थी। कभी कभी टूथपेस्ट लाया करते थे, उसको ढूंढने में भी हमको बहुत मुश्किल होता था। जाकर के वो 2 भाई 4 भाई वाले साबुन मिलते थे, सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल से, पहले हरियाणा के गुरुकुलों में, और उनको रगड़ रगड़ करके हम कपड़े हमारे सफ़ेद और पीले हो जाते थे। पर हमने कहा नहीं, पीले हो जाए, हरे हो जाए, काले हो जाए,
पर हमको धोना तो स्वदेशी से ही है। उस संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ें। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी एमएनसीज के या विदेशी कंपनियों के विरोधी हैं, पर हमारा कहना यह है कि कम से कम जीरो तकनीक से बनी हुई चीज़ों को तो हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जहां तकनीक की बात हो तो भी देश की तकनीक को हमको प्रश्रय देना चाहिए। देश और समृद्धि की बात हो तो तकनीक के लिए विदेशों को भी, हमारे यहाँ भी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें विदेशी हैं, रिसर्च के लैब में बहुत सारी मशीनें विदेशी हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तकनीक के विरोधी हैं, तकनीक को अपनाना हम नहीं चाहते हैं। तो तकनीक के लिए हमको जहाँ से भी ला करके काम करें तो देश की उन्नति और समृद्धि के लिए हमको काम करना है। तो यह आत्मनिर्भर भारत का यह अद्भुत एक मॉडल है, आप जानते हैं। साथ में आज जो ये घोषणा हुई है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी की सोच है कि स्वयं आत्म साधना से राष्ट्र आराधना हमको करना है। तो राष्ट्र की आराधना के लिए समगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम, कि जब तक सबको साथ लेकर के ना चले, सबका साथ सबका विकास, इसका ये सबसे बढ़िया मॉडल है। तो यहां सबको सम्मिलित किया जा रहा है। आज यहां ये घोषणा हुई कि अब एफपीओ के माध्यम से देश के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। और उसके आगे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं चलती, आप कौन चला रहा है, वो कहां है, देश में है, विदेश में है, दुनिया में है, आप ढूंढ नहीं सकते हैं। पर हमारे से जुड़े हैं लोग, छोटी सी भी बात होती है तो सीधे, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे कभी कोई शिकायत की बात हो, तो भी कह सकते हैं। यानी घर है, परिवार है, क्योंकि यह संस्था दुनिया के लिए, हमेशा हम इस बात को कहते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी इस बात को कहते हैं कि दुनिया की कंपनियों के लिए यह देश बाजार हो सकता है, पर पतंजलि के लिए यह देश परिवार है। तो हम परिवार की तरह से देश के लिए कृत संकल्प हैं, सेवा करने के लिए, राष्ट्र आराधना के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी समृद्धि और इसके आगे इसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। तो यह भारतीयता का ब्रांड है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, जब हमने पतंजलि का प्रारंभ किया तो श्रद्धेय स्वामी जी इकलौते एक्टर, मॉडल, प्रचारक सब अकेले ही थे। लोगों ने कहा कि ये एमएनसीज और ये कंपनियां प्रोफेशनली ये चलेगा नहीं विज्ञापन। पर हमको आज ये कहती हुई खुशी है कि हमने भारत और भारतीयता को नहीं छोड़ा। जो भटके हुए लोग थे उनको भी आज भारत और भारतीयता की बात करने के लिए मजबूर किया। यह है जो वो जादू जो सर चढ़ करके बोले, तो वो जादू अभी और सर चढ़ना है। आज इसका प्रारंभ है, उसकी शुरुआत है, और आप सब और हम आज इसके साक्षी हैं, यह मंच साक्षी है। तो पुनः मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिसके कंधों पर यह बोझ है, श्रद्धेय स्वामी जी, जो कभी ना रुके, ना कभी झुके, न डिगे, न कभी किसी भी तरह से दृढ़ता में कहीं कभी न्यूनता आई। यदि प्रतिकूलताएं भी आती हैं तो पतंजलि को नए मुकाम और नए अध्याय लिखने के लिए वो साधन बना। हमने प्रतिकूलताओं को कमजोरी नहीं, साधन बना करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी पहुँचेंगे। तो इतना ही कहता हुआ आज की इस पावन अवसर की मैं सबको शुभकामनाएं देता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे सम्मुख भी मीडिया के सारे भाई बंधु हैं, सबको, और बाकी भी जितने भी भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। ओम भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और अब जिनके उद्बोधन को सुनने के लिए मैं स्वयं भी न केवल रोमांचित हूँ, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं समझता हूँ शेयर मार्केट का इतिहास लगभग 50 वर्ष का होगा, और मेरे ख्याल से पहली बार एक सन्यासी इस क्षेत्र में इस तरह से आए हैं। ये बताता है किसी व्यक्ति की कटिबद्धता, किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता। स्वामी जी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, उन दिनों से जब उनके पास एक विचार था, और विचार को कैसे आंदोलन में परिवर्तित किया जाता है, और उस आंदोलन को कैसे हमारे घरों की जमीन में इस तरह से
उसको रखा जाता है पूरी श्रद्धा के साथ कि आज मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जिनकी रीच सिर्फ इस देश के 100-140 करोड़ लोग नहीं है, बल्कि 200 देशों के लगभग 200 करोड़ लोग। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना परिश्रम किया, आप सोच सकते हैं कि वो किस भाव से चले, जिनका उद्देश्य सिर्फ इस देश को आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति और महाशक्ति बनाना रहा। जॉन एलिया एक शायर हुआ करते थे, उनका एक शेर है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। वे व्यक्ति जिन्होंने जिंदा रहने से आगे जिंदा रखने की बात की, आंदोलन स्वदेशी की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, राष्ट्र की बात की, देश की बात की। और आज भी जैसा आचार्य जी ने कहा कि वो बाजार नहीं मानते, वो सबको परिवार मानते हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है। डॉक्टर उर्मिलेश शंकर स्वर्गीय हैं, उनकी एक बात याद आती है कि सैनिक इस देश में शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो हमसे क्या कहते होंगे जब देश की सीमा पे खड़ा एक सैनिक शहीद होता है। वो हमसे यही कहता है स्वामी जी कि दर्द पीकर दिखाएं इस वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं इस वतन के लिए, हम मरकर दिखाएंगे इस वतन के लिए, आप जीकर दिखाएं इस वतन के लिए। जो वो व्यक्ति जो सिर्फ वतन के लिए जीता नहीं है, वो चाहता है कि हम सब मिलकर इस समृद्धि मूलक संकल्प में आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि जो 100 करोड़ लोगों के दिलों में एक श्रद्धा, एक सम्मान, एक आत्मविश्वास का भाव भरते हैं, वो स्वामी जी आए, जो आज यहाँ पे हमारे सबके स्पिरिचुअल गुरु की तरह हैं, हमारे मार्गदर्शक की तरह हैं, आए और हमें उद्बोधित करें, हम स्वागत करें परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का। बहुत बहुत प्रणाम शैलेश जी और हमारे मीडिया के सब भाई बंधु। और आज पतंजलि परिवार, रुचि सोया परिवार एक नया कीर्तिमान घड़ रहा है। मैं प्रथम तो कृतज्ञ हृदय से उन करोड़ों देशवासियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज हमें यह हैसियत दी कि भारत की आत्मनिर्भरता के लिए और एक भारतीय कंपनी को, एक भारतीय ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने के संकल्प के साथ एक नई उड़ान आज हम भर रहे हैं। इसमें हमारे सारे इस कार्य के सहयोगी, हमारे सारे मर्चेंट बैंकर्स, आदरणीय श्री नारायण सदानंदन जी SBI से, और श्री सलील पितले जी एक्सिस कैपिटल से, और श्री संतोष वर्मा जी ICICI सिक्योरिटीज से, और पतंजलि के सारे प्रकल्पों में जिनकी शिल्प धर्मिता, जिनका की रचना धर्मिता और जिनका प्रचंड पुरुषार्थ हमारी बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री, और पतंजलि के रुचि सोया के सब संकल्पों को जमीन पर उतारने वाले आदरणीय श्री भरत जी, और हमारे बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही कुशल CEO संजीव अस्थाना जी और सारी टीम, सबको प्रणाम करते हुए आज 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ हजारों कुशल कर्मयोगियों और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों किसानों के साथ जुड़ा हुआ एक आंदोलन रुचि सोया पिछले 50 वर्षों से और पतंजलि पिछले 30 वर्षों से इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित है, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पिरिचुअल एंड नेचुरलिज्म के कैरेक्टर के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी और ऑनरशिप के साथ कि हमें एक जिम्मेदारी के साथ इस देश को प्रगति के नए शिखर पर ले जाने के लिए अपनी एक भूमिका निभानी है। और उसमें आज यह IPO मात्र एक प्राइज बैंड अनाउंसमेंट की औपचारिकता नहीं है, यह शुरुआत है स्वदेशी के आत्मनिर्भरता के नए युग की। और जैसे आदरणीय भाई शैरी सलोढ़ा जी कह रहे थे, एक तरफ यूक्रेन और रसिया का युद्ध, शेयर मार्केट में भी काफी अप्स एंड डाउन्स हुए। लोग कह रहे थे कि
ऐसी परिस्थितियों में, और वो भी पतंजलि का ये पहला बड़ा प्रयास है, क्योंकि लिस्टेड आइडेंटिटी थी, एक एनसीएलटी में गई हुई कंपनी को संजीवनी दी, उसको पूरा टर्न अराउंड किया, और नंबर्स की बात हमारे संजीव अस्थाना जी करेंगे। जहां से हमने शुरुआत की थी उसको एक बहुत ऊंचाई प्रदान की है, जो किसी के कल्पना में नहीं था। वहां तो कुछ कंपनी को लेकर के गए और मात्र एक कम्युनिटी कंपनी के रूप में उसको नहीं रहने दिया। हमारा मूल धर्म योग धर्म है, और उसके साथ अब योग धर्म के साथ यह उद्योग धर्म, योग मूलक उद्योग, और उसमें सर्वोपरि राष्ट्र धर्म को रखते हुए हमने इस कंपनी में भी बहुत से आसन कराए, और कंपनी में भी एक नए सिंहासन पर इसको लेकर के आए कि एक मात्र कमोडिटी कंपनी ही नहीं, इसके अंदर एफएमसीजी, पतंजलि बिस्किट एक बहुत बड़ा स्टैब्लिश्ड बिजनेस हमने एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर ट्रांसफर किया, और आरएसपी प्लान में हमने एक विजन के तहत यह लक्ष्य रखा है। क्योंकि मैं जितने भी इन्वेस्टर्स से मिला, सबके सुझावों और उन सबकी भावनाओं को आदर देते हुए हमने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया कि पतंजलि ग्रुप कंपनीज का पूरा एक थॉट प्रोसेस तैयार हो, और उसमें रुचि सोया से लेकर के पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उसको सही से हम अलाइन कर सकें। इस दिशा में हमने निर्णय लिया कि हम फूड पोर्टफोलियो को, एक जो भी बिजनेस ट्रांसफर का वैधानिक तरीका होता है, उस तौर तरीकों को अपनाते हुए फूड को हम एक साथ लेकर के आए, नॉन फूड को हम एक साथ लेकर के आए, मेडिसिन्स, और उसके बाद वेलनेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पतंजलि की ओर से, तो कि कोई भ्रांति ना रहे किसी भी तरह की। इस तरह से पूरे बिजनेसेस को पूरा उसका विभागीकरण किया जाएगा। और आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक ऑयल के साथ साथ न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक नया कीर्तिमान विगत मात्र 8-10 महीनों में न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स ने बनाया है। लाइकिन से हमने विटामिन डी, कॉर्नहल से विटामिन B12, रोजी हिप्स और पंपकिन सीड से विटामिन सी और जिंक, न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से न्यूट्रिला बोन हेल्थ, मंडूर, पालक और अलग अलग जो प्राकृतिक घटक उनसे न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन 41 पोषक तत्वों से न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और मोरिंगा, एलोवेरा और रोजी हिप्स, इन सब से और स्पिरुलिना से हमने तैयार किया बी कॉम्प्लेक्स का नैसर्गिक विकल्प, प्राकृतिक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक चीजें देने की प्रतिबद्धता के साथ हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमने कोलेजन पाउडर सुअर और मछली की मोटी चमड़ी से कुछ तत्वों को निकाल करके बनाया जाता था, जो कि मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है। नेचर फ्रेंडली प्लांट्स हैं और दूसरी वो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। तो हमने कोलेजन पाउडर में भी एक नया कीर्तिमान बना दिया, कोलेजन प्राश, और प्रोटीन पाउडर्स में भी न्यूट्रिला आइसोवेदा 90% एक्टिव प्रोटीन के साथ और 80% एक्टिव प्रोटीन के साथ न्यूट्रिला वेव प्रोटीन, और फिर मैन सुपरफूड, वुमेन सुपरफूड, किड्स सुपरफूड, डायबिटिक केयर, ऑर्थो केयर, एक नई श्रृंखला हमने शुरू की। और इस पर करीब करीब 80-90% विदेशी कंपनियों का कब्जा था, और हमने एकाधिकार तोड़ा है, विद्वेष की भावना से नहीं, सृजन की भावना से। आज करीब 50,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है, जो आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है, और इसमें न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक बड़ी भूमिका होगी। इसमें करीब 500 साइंटिस्टों की हमारी टीम है, जो रात दिन इसमें पुरुषार्थ करके नए नए प्रोडक्ट्स को किस तरह से निर्माण करना और एक नए सृजन के साथ
आगे बढ़ना। तो रुचि सोया एकमात्र ऑयल कंपनी अब न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी नवकीर्तिमान बना रहे हैं। फूड ऑलरेडी ट्रांसफर हम कर चुके हैं और बाकी फूड पोर्टफोलियो को एक बिजनेस ट्रांसफर का जो एक तौर तरीका होता है जिससे कि सब इन्वेस्टर्स का भी हित हो, राष्ट्र का हित हो, इस पूरी नीति के साथ उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत बड़ी बात, खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, इंडोनेशिया मलेशिया से लेकर के और यूक्रेन जहां भी चारों ओर से बम धमाके मिसाइल और बहुत विध्वंस हो रहा है, वहां से सनफ्लावर आदि आ रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि भारत आत्मनिर्भर नहीं होता खाद्य तेलों में, तो वह हमारी इकोनॉमी से लेकर के, हमारी हेल्थ से लेकर के, हमारी बुनियादी जो जरूरतें हैं उन तक को पूर्ति करने में एक बहुत बड़ी बाधा थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल पाम मिशन और खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नया इनिशिएटिव लिया उसका हम अभिनंदन करते हैं। और इसमें लाखों किसानों को जोड़ करके लाखों एकड़ जमीन के ऊपर हम आगे पाम प्लांटेशन करके पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में भी एक विश्व कीर्तिमान गढ़ेंगे। और उद्देश्य इस देश को आत्मनिर्भरता के साथ विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना, जिससे हम गौरव कर सके कि हमने इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। पुरुषार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, उसका परिणाम है, लेकिन वो पुरुषार्थ परमार्थ के लिए लगे इस संकल्प के साथ रुचि सोया और पतंजलि को एग्रीकल्चर और फूड की वर्ल्ड की सबसे बड़ी हम कंपनी बना सके, ग्लोबल कंपनी बना सकें, जिसको हम यदि आम लोक भाषा में कहें तो इंडियन ग्लोबल ब्रांड, इंडियन एमएनसी के तौर पर हम रुचि सोया और पतंजलि को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा हमारा बड़ा फोकस होगा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में भारत में, और क्योंकि अर्बन में हम बहुत हद तक पहुंच चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र तक भी हमारा विस्तार है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हमसे प्यार करते हैं। किसी भी ब्रांड के बारे में बात की जाती है तो किसी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका रीच और उसका कस्टमर बेस। तो हमारी रीच इस देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों तक, दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों तक है। अब उस रीच को अपने कर्म से, सच्चाई और ईमानदारी से अफोर्डेबल प्राइस पर मासेज को और क्लासेज को भी उसकी जरूरत के दोनों तरह के प्रोडक्ट हम उपलब्ध करा रहे हैं। माने एक तरफ मासेज के लिए, एक तरफ क्लासेज के लिए। ये किसी ब्रांड में हो पाता है कि एक साथ कोई ब्रांड मासेज को और क्लासेज को एड्रेस कर रहा हो और उनके दिलों में बैठा हो, और आज वो पहुंच हमने बनाई है। उसके लिए मैं पुनः कृतज्ञ हृदय से इस देश के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि एक साधारण से किसान परिवार में हम पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। लोग मजाक उड़ाया करते थे, ये हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले कैसे कोई राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा काम कर सकते हैं। इनको क्या पता बिजनेस क्या होता है, इनको क्या पता कि कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। ये सच है कि हमको नहीं पता था, लेकिन जब हमको पता लगा तो हमारी दिलचस्पी बढ़ी कि जो काम हम 50 सालों में करेंगे वो काम हमको 5 साल में करने की ताकत ही मार्केट देता है। मैंने कहा ये तो फायदे का काम है, इसको जल्दी करना चाहिए। और इसलिए हमने रीति नीति को, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए। आज हम एक बड़े पड़ाव पर पहुंचे। अब ये धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी और इसमें हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ में लेकर के। जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम, सामूहिक समृद्धि, सामूहिक स्वास्थ्य, सामूहिक गौरव वैभव, और अंततः लक्ष्य हमारा मैं महान बनूं, मेरा भारत महान बने, मेरा भारत परम वैभवशाली बने। और हम मात्र अपने लिए ही नहीं सोचें, अयम निजः परोवेति गणाना लघुचेतसाम उदार चरितनाम, तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम आगे बढ़ें
और हमारे लिए ये व्यापार और कारोबार सेकेंडरी है। हमारे लिए देश एक परिवार है और देश के लोगों के उपचार की भावना से और उपकार की भावना से एक बड़े दिल के साथ, बड़े संकल्प के साथ, बड़े ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम सारे इन्वेस्टर्स के हित साधते हुए, राष्ट्र हित को साधते हुए, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों तक, जो कि आज पूरी दुनिया के लगभग 70% लोगों की डिमांड है नेचुरल प्रोडक्ट्स, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो। और क्योंकि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है हमारे पास में, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में हम निरंतर अपने पुरुषार्थों को जारी रखेंगे। इस अवसर पर मैं जो हजारों हमारे कर्मयोगी भाई बहन हैं, जो विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड के साथ अपने अपने स्वधर्म को, अपने उद्योग धर्म को, अपने कर्तव्य धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को निर्वहन करने में प्रतिपल पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए आगे की औपचारिकता के लिए पुनः भाई शैलेश जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका ये अद्भुत उद्बोधन और पूरी बात से जो एक वाक्य जो मुझे लगता है, जैसे मैं सबसे ज़्यादा जिससे मुझे प्रभावित किया है कि ये जो योग मूलक उद्योग की उद्यमिता का सृजनात्मक संदेश आप दे रहे हैं, वो अद्भुत है, वो निश्चित तौर पर अद्भुत है। ये और मेरे लिए तो ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है, आउट ऑफ दी मैं कॉन्टेक्स्ट कह रहा हूँ, ये इसका विषय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शेयर्स, डिबेंचर्स, एफपीओ, एसपीओ, उसके बीच में इतना बढ़िया वाक्य विन्यास, वित्त और वाणिज्य के बीच में, ये अद्भुत है। हिंदी का प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग, ऐसा मेरे ख्याल से 50 साल के इतिहास में ये भी नहीं हुआ कि शेयर्स को प्रेजेंट करते। मिस्टर एम आई रॉन्ग? यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड सो वेरी इंग्लिश, राइट। तो लेकिन इस तरीके से प्रस्तुत करना, ये अपने आप में बहुत छोटी सी चीज नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि एक सन्यासी 50 सालों के इतिहास में आते हैं और प्रस्तुत भी ऐसा करते हैं जिनमें अपनी भाषा है, अपना भाव है, अपना राष्ट्र है, अपने लोग हैं, अपना परिवार है। ये जो अपनापन है ये अद्भुत है। लेकिन बिकॉज वी हैव सम कॉर्पोरेट presentations over here which has to be presented in English, I'm sure, because you know जो हमारी वित्त और वाणिज्य की भाषा है उसमें भी उसका जो है विन्यास भी होना चाहिए। तो मैं जो सीईओ है रुचि सोया जी के ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन जो है, संजीव कुमार अस्थाना जी जो अपना ये प्रेजेंटेशन दे, उसके पहले मैं चाहूंगा कि एवी आप एक प्रेजेंट करें। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। Very crisp. So now let me invite CEO of Ruchi Soya, Shri Sanjeev Kumar Asthana ji, to give his presentation. Thank you. सबसे पहले तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के बाद कुछ बोलना जो है वो एक हमेशा ना कि सिर्फ एक टफ एक्ट रहता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है कि किस प्रकार से सबका अटेंशन होल्ड कर पाएँ। लेकिन मैं सबका आदर के साथ स्वागत करके, और कई बार ये ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, सारे हमारे BRLMs हैं यहाँ पे, पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी, राम भरत जी, और सारे प्रेस के हमारे साथी, सारे इन्वेस्टर्स जो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एक अथक प्रयास के साथ जो पूरी रुचि सोया की टीम ने कार्य किया है, कई सारे लोग यहाँ पे हैं और जिनके कारणवश ही हम लोग आज यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम लोग एक आप सबके सम्मुख आके एक प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं कि हम लोग के FPO के इशुएंस का। मैं चाहता हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट एक मुद्दे हैं ऑन विच आई वुड लाइक टू प्रेजेंट, which Swamiji briefly mentioned also. One is that this company came out of the IBC process, and it is for the first time that a company which came out through the IBC process,
through the NCLT, ruling that came out, that within a matter of 2 years plus, we are out there in the marketplace seeking, going to the public markets for an issuance. This is quite a remarkable performance by any stretch of imagination, including the whole bankruptcy process of the Indian government, which had taken the initiative. So it's a remarkable achievement by any count. The second point which I wanted to highlight before jumping on to the presentation is the amount of work, which has gone into putting several nuts and bolts of getting the company on its feet. The strategic choices that we made by whole transformational effect that we had of primarily a commodity-led edible oil company towards a direction of an FMCG and FMHG play. We took series of steps, and it was action all through the way during this journey. The second big effort that we took was on the operational excellence, that how do we ensure that a market which was thin on the margins, that we reduce our cost structures, we bring in the operational excellence, we improve the manufacturing process, improve the utilization of our plants, and basically sweat the assets that we had. We did a remarkable piece of work in getting it to the place where we are today. Third, that we worked on quite actively is to getting the entire manpower in place. That the whole human resource, which is part of such a critical importance to the company, that getting the right set of people in place, putting the right processes in place, ensuring that the engagement of employees and teams continues to work unabated, driving, making sure that people feel responsible, have the ownership, giving them quick decisions. That has been a change that we brought about. And last but not the least, the amount of work which today perhaps talking about it may not be possible, but Swamiji has given some hint about those, that the future is much brighter than what you have seen in the last 2 years. And that is going to be a remarkable piece of, work in the corporate structure and the restructuring and the process that we are on. We want to ensure that whatever exercise that we do is pro-investors, it is pro the people at large, our customers, our employees, and our suppliers, and our stakeholders in every single way. So without much ado, I would like to start on the presentation. And can we go to the first slide, please? This is on the, can we start from the beginning? There's no presentation I have here. Can you come here? Okay. So what I'll do, this is a longish presentation. I'm going to take about 18-20 minutes to basically finish off with the entire presentation. So broadly, and post that, we can do a Q&A session in terms of specifics. We are structured into 4 large verticals. One is the edible oil and adjacency that we have. Second is the foods vertical, under which is growing quite rapidly. Third is the nutraceutical business that we have. And we've got a very exciting business on oil palm plantation, which is one of the largest in the country, and will emerge as one of the key segments in which we are going to go. We've got a very large number of distribution network that we have, and of course we've got a small business on wind power that we have. There is a transformation journey. I've spoken enough about it, but broadly on every single financial metrics, the company has turned in quite a remarkable performance, and we continue to grow in that direction. Our fundraise objectives are basically again made in such a way that directionally we make the company competitive, we reduce our cost, we continue to invest back into the business, and we look at strategic play in how the company is going to go forward. So 100% of the issue is the proceeds are going to be used in the company. It's a primary issue by issuance of the fresh shares. This is talked often, and this was mentioned in the beginning, that we've got some of the best brands that we can portray in terms of, right from the array of brands, and these are some of the largest selling brands that we have. Like, for example, the Nutrela is the largest selling TSP brand in the country. Similarly, we have the second largest milk biscuit brand called Doodh Biscuit. Nutrela is the largest TSP brand in the country, and likewise we've got brands which runs into thousands of crores in the edible oil space, which is the work which the company is doing.
Very quickly, we compete actively and effectively with all the global sort of companies in the edible oil space, including our close competitors. We are the second largest player in the country, and we continue to grow our market share. We are in the range of businesses. It's an extremely integrated business. So right from processing to marketing to byproduct manufacturing to everything that we have, including an array of B2B businesses that we have, which are basically the derivative products, which have got application in different industries and different systems. We have been very successful in the oilseeds crush business. We are the largest in the country with the largest capacity. Have made several moves to make it extremely profitable, and the company continues to grow in that direction. Our oil palm plantation business, which briefly on towards the Atmanirbharta side, what Swamiji also spoke earlier, is the largest, one of the largest players. We've got the largest access to land parcels, and of course, under the new policy with the Government of India announced on the National Mission on Edible Oils, oil palm, we will be making very substantial work and be pushing in that direction to make, at least make our small contribution as well as a very significant contribution towards India's independence from complete oil imports. And this is something which is a work in progress. And in the years to come, in the months to come, you will hear a lot more about it. And that work is in progress right now. We are the largest players on Nutrela TSP. Biscuits, as I mentioned, it was a business that is very large in scope and scale, and I think later we can discuss the numbers. But suffice it to say that we've got brands at all legs, which is unknown, that right at the mass market level to mid-level, and of course several premium offerings that we have in different brands. Nutraceutical, I'll take a minute on this. One of the fastest growing segments on health and wellness post the pandemic, and which is driving a big change. We have launched it in June last year. Terrific response that we have from the marketplace. We came in with a series of products which have been well received in the marketplace. Our products are 100% vegetarian. Lots of them are biofermented. Lots of them are non-GM. There's absolutely no usage of any non-vegetarian material, which is uniquely positioned. And the consumers have responded very effectively to the whole piece. We are present across all the three segments in terms of the general nutrition, the sports nutrition, and the medical nutrition, which gives us an array of the product for the market offering. And the response in terms of both the distribution and otherwise has been something that we are working on. And not only that, we are going to make it a very significant part of our portfolio in the years to come. Key strength, the stewardship you are seeing on the stage. I don't need to speak much. We've got an outstanding set of independent directors on the board, right from an ex-Supreme Court Justice to ex-Vigilance Commissioner of Government of India to one of the leading tax experts in the country. You are seeing very few of us on the stage, but as I mentioned in the beginning, there's an outstanding set of leadership which drives businesses and functions, which has been working quite efficiently and has been a big growth driver for the company. Health and wellness, I will not dwell too much on it. It's one of the big parts of our whole sort of campaign. Our brands, are what is going to drive us, and distribution, which is going to be big for us. We are extremely well integrated company. So right across the spectrum, from purchase to, including our processing, our production of oil palm under our network, down to supply chain that we have, including large number of processing units and the brands and the distribution network, which makes it integrated. And one of the key parts is that there are margins in the value chain, which we are able to extract at every single leg of the chain. I mentioned about Nutrela. We are the largest large business, highly profitable. Nutrela is being extended into a overall overarching brand play, which is going to be the premium offering that the company is going to have. Across the spectrum, right from premium to what Swamiji earlier mentioned, that not only is our offering targeted at particular segment, it runs across. So there's a growing middle class where we've got brands to cater to them. There's a premium end, consumers who are looking at different offering, we cater to them. And of course, the mass appeal side, we've got different brands and different products which serves their requirement.
very strong practices on the risk management, which we intend to continue and keep driving that change. We don't want that to get diminished in any way, and have made sure that the market volatility is well addressed and we are able to deal with it effectively. Very extensive distribution network, more than 1 million touch points, retail access that we have. Indirectly, we may have access to another 1.5 to 2 million retail outlets, which continues to expand at the rate of nearly 40,000 new retail outlets every month through different businesses. And it is one of the main drivers. We are present across all the modern retail outlets. We are present across all the online platforms, and we have got our own OrderMe app as well of Patanjali that we leverage for our growth. Financial performance, we will talk more in detail, but just suffice it to say that our performance has consistently improved over the years, and we've continued almost in the last 3 years, doubled our margins. And we expect and we wish that we'll continue to grow grow the margins in the years to come by directionally getting away from not just pure commodity play or commodity brand play, towards more FMCG, more premium end offerings that we are able to build up the company in a financially strong and more secure way. Clear-cut strategy and outlook. My last, quick 2 minutes. Basically, brands is what we'll continue to leverage. Nutrela as an umbrella brand, we want to drive and expand that into several premium offerings that we have. We'll continue to expand that. We will work on expansion strategy of our existing businesses and look at new businesses to grow our businesses. Our effort towards integration, whether through oil palm plantation, whether securing our supplies, despite all the challenges, what we have on the Ukraine-Russia front, we have continued to manage our supplies, have not starved the market even for a day, which is a remarkable sort of by any stretch of imagination, that we've consistently maintained the supply and did the replacements in the way it was to be done to make sure that we are right up there. And my last slide is that we'll work on expanding our distribution network. And one last thing that, in a traditional business, we work quite extensively on technologies, both IT and otherwise, to make sure. So for risk management, for example, we use quite a bit of machine learning, on artificial intelligence. We're working on completely on SAP. There's a decision support mechanism where almost every hour basis, we know what is getting sold across the country through distributors, through retailers. Our ability to access the cost, and across the board, people and managers have access to the data, which allows for superior decision making. And in summary, I would say that, as a company, our performance has been good. Hopefully, the future is going to be a lot better. We have an expert guidance. We are reaching out to the market, for the funds which are going to support our growth, improve our profitability, and bring in the kind of efficiencies that we are looking for. And that is what all our common objectives is, to make sure that not only Ruchi Soya becomes successful in its own way, but also become a global leader when it looks at food and agriculture businesses, and to make it emerge as one of the leading players in the global architecture of companies in food and ag space, and which is going to serve the national objectives as well. Thank you very much. Thank you, Mr. Asthana. A very informative presentation about Ruchi Soya and its future plans. And now I'll open the floor for the question and answers. If you have some questions, and the floor is ready, the dais is ready to answer all the questions. So let me. एक तथ्य मैं थोड़ा कह करके जी फिर क्योंकि प्रश्नोत्तर का सिलसिला तो सबके भीतर उत्सुकता लाता ही है निश्चित। तो हमने ये डिसाइड किया प्रिंसिपली, और सब जितने भी इस इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट में काम करने वाले बड़े लोगों के सुझाव हमारे पास आए कि यदि कंपनी डेट फ्री होती है तो निवेशकों का विश्वास से लेकर के और निश्चिंतता के साथ अपने कार्यों को निष्पादन करने के लिए आपको ऊर्जा मिलती है। तो हमने ये प्रिंसिपली तय किया है कि हम सबसे पहला काम यही करेंगे, इस एफपीओ से आने वाले धन का सबसे पहला सदुपयोग किस कंपनी को हम डेट फ्री करेंगे, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा, निरंतर प्रगति की सोपान चढ़ते रहेंगे। तो अब आपके
जैसे शैलेश भाई ने कहा कि मनों में जो भी प्रश्न उठ रहे हों वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास इधर माइक होगा, आप हाथ उठा लेंगे तो आपके पास माइक पहुंच जाएगा। जी हाँ उधर। नमस्ते सर, अनुराग फ्रॉम जी बिजनेस। सर यही समझना चाहते हैं स्वामी जी कि जो प्राइसिंग रखी है वो मौजूदा से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसके पीछे क्या वजह रही कि प्राइसिंग इतनी कम रखी गई? प्राइजिंग करने वाले बैठे हुए इधर ये मर्चेंट बैंकर्स, तो इन लोगों ने कैसी प्राइजिंग की भाई? कंप्लेन नॉर्मली हम ऐसा सुनते थे प्राइसिंग ज़्यादा होगा। पहले बार मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है प्राइसिंग कम है। One is that the price is determined by the investors. We go to the investors, get the pricing, get the feel of it. And if you are correct in the sense that it is available. स्वामी जी का एक ये था that जो wealth है उनका जो policy है, जो wealth वो create कर रहा है, वो सबका बढ़ना चाहता है। So to that extent, this philosophy is also dovetailed into that. That is how I think it appears that the prices. But the valuation is a function of what the investors are ready to pay to the particular. That is how we went to the market, found the price and discovered the price and come to you. और सर ये चीज़ आपने क्लियर कर दी कि जो भी पूंजी जुटाई जाएगी उसमें से पहले पूरा कर चुका जाएगा और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा। स्वामी जी नमस्कार जी, मैं यहाँ हूँ दिलीप दावड़ा चित्तौड़गढ़.com से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब बताया कि आपके पास कई सारे कर्मचारी हैं तो सिर्फ 10,000 शेयर ही क्यों उनके लिए रिजर्व रखे? दरअसल ये तो एक नीतिगत ही सामान्य बात थी, ऐसा इसमें कोई विजनरी बात नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है। बाकी तो सबको जो मिल रहा है उसमें वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। हमारे बड़े उदार हैं हमारे सब सेवा देने वाले भाई। मेरा दूसरा सवाल था, वित्त वर्ष 2020 के लिए आपने कुछ 7,940 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम दिखाया है, उसके ऊपर अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहोगे तो। 2020 वित्त वर्ष 2020 के लिए 7,940 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम आपने बताया, जिसकी वजह से आपका मुनाफा जो है वो उसी साल के लिए बहुत बड़ा हुआ है। जी बता दे। ये इसमें जो है ये पिछले सालों के जो था उसका कोई इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में नहीं है। जो प्रीवियस जो पिछले सालों प्री एनसीएलटी पीरियड का जो था तो उससे कंपनी के परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। कंपनी का कोई इनकम भी एक्रू नहीं हो रहा है, कोई कॉस्ट नहीं एक्रू हो रहा है। ये पिछले आईबीसी प्रोसेस के पीछे का था जो कि एनसीएलटी का ऑर्डर था, वो अबेंस में है उसमें। और तीसरी अहम बात सर, आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी है, फिर भी आपने डिविडेंड नहीं दिया है, क्यों? तो उसका देखिए दो कारणवश है कि पहले शुरुआत में अभी आईबीसी से कंपनी निकली है, और दूसरा आपको ये भी ज्ञात होगा कि 98.9% कंपनी जो है अभी पतंजलि ग्रुप के पास है। तो एक जब बोर्ड ने निर्णय लिया, स्वामी जी ने निर्णय लिया कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं और अपने को ही दे दें, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो एक प्रकार से और सारा जो प्रॉफिट हुआ है अभी तक सारा वर्किंग कैपिटल में दोबारा डिप्लॉय करके उसी में हम लोगों ने सारे उसको बिजनेस को किया है, उसी प्रकार से उसमें चल रहा है। एक पैसे का भी डिविडेंड मतलब 99% डिविडेंड पतंजलि को जाता, वो एक आवश्यकता नहीं थी उसकी। वैसे मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो पहले तो जब हमने ये कंपनी टेक ओवर की तो बोले ये पेट हिलाने वाला बाबा 4,300 करोड़ रुपए की कंपनी टेक ओवर कैसे करेगा। जब हमने कर ली तो बोले चलाएगा कैसे, जब चल गई तो बोले दौड़ कैसे रही है, अब दौड़ रही है तो ये एफपीओ के नए सोपान कैसे चल रही है। तो बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कर्म, हमारा देवता है कर्म, और हम कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास में हमारा विश्वास नहीं। हाँ, एक एनसीएलटी के प्रोसेस से निकली हुई कंपनी की क्या हालत होती है सबको पता होता है, और उसको जिस तरह से हमने आरोहण दिया है, हमारे 99 नहीं 100%, एक नहीं 3 पीढ़ी से काम करने वाले सभी, हम कर्मचारी शब्द भी नहीं प्रयोग करते, हमारे सब कर्मयोगी पूर्ण संतुष्ट हैं और आगे उनके हित के लिए जो भी हमें करना और करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। स्वामी जी गुड आफ्टरनून। प्रणाम जी। स्वामी जी यहाँ पे प्राइसिंग की बात काफी हो रही है, तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने अर्बन और रूरल की बात की,
तो आपने कहा कि अर्बन में तो चले, मैं अर्बन की बात नहीं करूंगा, वहां पे तो लोग खरीद लेंगे, 215 का तेल तो खरीद लेंगे। पर आप रूरल की बात कर रहे हैं, तो रूरल में अगर हम रुचि का भी देखें तो 180 पर लीटर है 1 लीटर ऑयल का जो रेट है, और पतंजलि का 215 है। तो आपको लगता है कि रूरल में जो जनता है वो ये 215 का तेल अफोर्ड कर पाएगी? और आत्मनिर्भर इसीलिए यहाँ तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाम प्लांटेशन से लेकर के बाकी भी जितने काम होंगे, तेल का जो प्राइस है खाद्य तेलों का, ये पतंजलि डिसाइड नहीं करते। अब बहुत सी चीज़ें तो इंटरनेशनल मार्केट पर और डिमांड एंड सप्लाई पर, प्रोडक्शन पर बहुत सी चीज़ें हैं ना, वो मैकेनिज्म आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। इसलिए प्राइजिंग जो है उसको ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना मैं ना सरकार। वह सारा का सारा परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उत्पादकता पर निर्भर करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है, वैश्विक घटनाओं पर निर्भर करता है। और पिछले 2 सालों में ये सच है कि अभी तक के ज्ञात इतिहास के सबसे ऊंचे दरों पर खाद्य तेलों का भाव है। बाकी डीजल पेट्रोलियम अलग एक सेक्टर है, तो प्राइजिंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो अलग अलग तेल है स्वामी जी, वो बाकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ेंगे तो चीजें नियंत्रित होंगी। जी मेरे भैया, नेक्स्ट आप कुछ पूछ रहे? सर खुशबू तिवारी, एक एक करके पूछ लीजिए। जी बहन जी, आपका नंबर। सर खुशबू तिवारी, ईटी नाउ की तरफ से जी। पहला सवाल यही कि सर आपने 4,300 करोड़ रुपए आप लोग जुटा रहे हैं, उसमें से कितना कर्ज चुकाने की तरफ जाएगा? नहीं देखिए, और दूसरा सवाल सर, आपने अभी वैश्विक पूरी चिंताओं की बात की, तो उससे आपकी मार्जिन पर कितना असर पड़ रहा है? आप अपनी मार्जिन पर कितना हिट लेकर ये प्राइसिंग दे रहे हैं? देखिए 3300 करोड़ रुपए का हमारे जो है मुख्य डेट है। बाकी तो हमारे पास स्टॉक बहुत बड़ा होता है, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए जो लगेगा वो पूंजी हमारे पास में पहले भी थी, आगे भी रहेगी। तो 3300 करोड़ रुपए का जो बेसिक डेट है हमारा, वो हम रिटायर कर देंगे। और जहाँ तक फिर वही बात आती है कि युद्धों के बीच में युद्धस्व विगत ज्वर, गीता का श्लोक है, और जिंदगी एक संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जिंदा भी नहीं बचेगा। इसलिए सब झंझावातों के बीच में, आंधी और तूफानों के बीच में सुख दुखे समय कित्वा लाभा लाभो जया जाओ, चलते रहो। नेक्स्ट। Hi, this is Ruchit Purohit from Financial Express. The post shareholding would be promoter shareholding would be 80.82%. So when are you planning to sell off the remaining shareholding? Because this, as per the SEBI norms, you have to maintain 75%. So when is the company planning to offload the remaining shareholding? So we have time till December 22, and there's adequate time. So the minimum public shareholding norm we will meet of 25% within the time limits. स्वामी जी, अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन से। ये मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से आपने यूक्रेन और रसिया का जिक्र किया कि उसके कारण कहीं ना कहीं कच्चे तेल के दाम तेज़ी के साथ बढ़े हैं और उससे इन्फ्लेशंस पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, उससे मार्केट्स को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और क्या इन्फ्लेशंस आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे क्या, और पतंजलि इसको कैसे इन्फ्लेशंस कम रखे या अपने प्रोडक्ट्स को एक मार्केट रेट से कम रखे, इसको लेकर के काम करेगी? देखो, ये प्रश्न दुधारी तलवार की तरह है। यहाँ मुंबई के कैपिटल मार्केट में बैठ कर के बात करने का मतलब होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, और जो आपने प्रश्न पूछा है कि अंतिम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ पहुंचाया जाए, समत्वम योग उच्यते, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि ये सच है कि इस समय पूरा मार्च महीना सन्नाटा था मुंबई के शेयर मार्केट में। उस सन्नाटे में हमने आकर के झंडा गाड़ा है। तो लोगों को हौसला देना और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए अपने संकल्पों को विराम नहीं देना। मैं किसी के साथ पतंजलि की तुलना नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े धुरंधर वो अभी तक समाधि में थे और हमने सृजन का काम शुरू कर दिया। स्वामी जी, दूसरा सवाल ये है कि विदेश नीति को लेकर के प्रधानमंत्री की तारीफ पाकिस्तान ने भी करी है कि इस समय में जब देश 2 धड़ों में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में भारत अपने लोगों की आवश्यकताओं और अपने लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे एक थर्ड
पार्टी के तौर पर अलग से खड़ा है और काम कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं एक तरीके से पॉजिटिव जो पाकिस्तान ने बोला? देखिए, भारत और भारतीय राजनीति की जो नीति है या नियति है वो गुट निरपेक्षता की है। बाकी लोग अपने गुट खाते रहें, हम गुट निरपेक्ष रहें, वही अच्छा है। नेक्स्ट। Excuse me, sir. So Priyanka, this side from LiveMint. My question is to you, Sanjeev sir. Looking at the nutraceutical business that you said that your major focus is going to be there. How much in your portfolio does that account for, and what is the kind of growth strategy that you are going to implement there? So right now, that obviously the size of business that we have, it is very small because it's an 8 months old business. But it's one of the more profitable categories. It is one of the areas in which we are very focused. Not only focused on that, our focus is, as I mentioned earlier, expanding Nutrela brand, expanding oil palm plantations, and building on nutraceutical business. So overall, food's a strategy. And so the core idea is that over a period of time, we want to certainly make sure that there's a minimum percentage of the market we are able to take in a fast-growing market. I'll leave it at that. And you will hear more in the months to come as to how this whole strategy is playing out. But I must just only say that right now, as a starting point and where we are today in 8 months, the business has done very remarkably well. And इसमें एक ही बात बड़ी कह सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स ने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि लोग एक ओटीसी प्रोडक्ट के रूप में उसको हाथों हाथ लिए। कोई भी इनिशियल कुछ महीनों के अंदर 100, 150, 200 करोड़ का ब्रांड बना देना, मार्केट में उसका पुशबैक आना, रिपीट डिमांड आना और लोगों को का एक्सेप्टेंस, ये बड़ी बात होती है। तो पूरे देश ने सभी दिशाओं में न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स को एक्सेप्ट कर लिया, ये एक बड़ी उपलब्धि। अब मार्केट शेयर में तो हम जहां जाते हैं वहां थोड़े से तो गुजारा होता नहीं। हमारे उपनिषदों में एक मंत्र है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखम अस्ति। जहां जाएंगे वहां बड़े ही झंडे गाड़ेंगे। जी स्वामी जी, पीयूष हियर फ्रॉम एबीपी न्यूज। जी सर, थोड़े से तो आपका गुजारा होता नहीं है, तो एडिबल ऑयल बिजनेस में यदि हम देखें तो अदानी विल्मर इज द मार्केट लीडर, फॉलोड बाय रुचि सोया इंडस्ट्रीज। उनका बिजनेस मॉडल पूरा ही इंपोर्ट डिपेंडेंट है। वो क्रूड ऑयल को, एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करके ये करते हैं, जबकि आप प्लांटेशन बेस्ड जा रहे हैं। तो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट रुचि सोया टू ब्रिज दैट गैप विद अदानी विल्मर? एंड अभी हमारा मार्केट शेयर कितना है, अदानी विल्मर का मार्केट शेयर कितना है? दरअसल देखो, अब दूसरों के साथ अपनी तुलना करना हम अच्छा नहीं मानते। बड़ी लकीर खींचने वाले फकीर हैं, इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि जो करेंगे वहाँ हम इतिहास बनाएंगे। कोई फिल्मी डायलॉग हमें आते नहीं कि जहाँ से हम चलते हैं। आगे और कुछ बोल रहे हैं। कुछ महीने पहले उनका वो भी आईपीओ लेके आए थे, उनके फैसिलिटी पे भी हम गए थे, दिखाया उन्होंने। अभी उनका मार्केट कैप करीब 7,000 करोड़ का है। आज के दिन में रुचि सोया का मार्केट कैप करीब 25-26 हजार करोड़ का है। गोइंग फॉरवर्ड हम इसको कहाँ देखते हैं? कहाँ नंबर्स की बात करने पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मुझे बताया समझदार लोगों ने, इसलिए हम नंबर्स पर आज नहीं खेलेंगे। लेकिन वैसे पूरा हमारा युद्ध जारी है कि हम जहाँ भी हैं, जहाँ थे और जहाँ होंगे, वहाँ नंबर 1 ही रहेंगे। और मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूँ कि अडानी विल्मर बेसिकली एक ऑयल कंपनी है। उसके पास में जो फूड पोर्टफोलियो है, पतंजलि जैसा या रुचि सोया जैसा स्ट्रॉन्ग फूड पोर्टफोलियो वैसा नहीं है। उसके पास न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं है, उसके पास पाम प्लांटेशन का तो एक नर्सरी भी नहीं है, पौधा भी नहीं है। इसलिए अब इन 4 चीज़ों के साथ जो 4 पिलर्स हैं हमारे, और इसके बाद एक योगी है, वहाँ कुछ भी मुमकिन है। नेक्स्ट। स्वामी जी, यतिन हूँ मैं CNBC के पास से। जी प्रणाम साहब। सर प्रणाम। आवाज आ रही है अच्छे से।
तो निवेशकों के मन में ये होता है कि पतंजलि एक बहुत बड़ी ब्रांड है, घर घर आपने उसको पहुंचाया है, और अब रुचि सोया में भी आपका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और आप स्वदेशी विदेशी की बहुत चर्चा करते हैं। जो विदेशी कंपनियां लिस्टेड हैं वो रॉयल्टी चार्ज करती हैं कंपनी को, क्योंकि उनका एक ब्रांड एसोसिएटेड होता है। आप कोई भी पकड़ लीजिए, कोलगेट के आपने दांत खट्टे किए, चाहे हिंदुस्तान लीवर की आपने बात की। मेरा सवाल बहुत सरल है, रुचि सोया जो पतंजलि का ब्रांड यूज करती है, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन में दिखाया बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे पतंजलि का लोगो लगा हुआ है, ब्रांड एसोसिएट हुआ है, तो कोई प्लान आपका अभी या फ्यूचर में है कोई रॉयल्टी चार्ज करने का, या किस हिसाब से ये पतंजलि ब्रांड का यूजेज आप करेंगे? क्योंकि आपका खुद का एक पैरेलल बिजनेस भी है पतंजलि और रुचि सोया लिस्टेड कंपनी है, तो कैसे आप देखते हैं दोनों ही ब्रांड्स को, और रॉयल्टी चार्ज होगी कि नहीं? देखो, हम लोग सुबह 4 बजे से हमारे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और रात को 10 बजे तक चलते हैं। मकसद एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग अलग प्रकार से लाभ पहुंचाना, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक। और फकीर लोग तो पहले ही भिक्षाम देही होते थे, एक सन्यासी है तो दे रहा है, तो हम तो देने वाले हैं, तो लेने वाले की बात क्यों करते हो? इसलिए हम लेने की भावना से पतंजलि ब्रांड को नहीं दे रहे हैं रुचि सोया में, देने की भावना से दे रहे हैं और आगे भी देंगे। जी स्वामी जी, अंकुर त्यागी न्यूज़ से हूँ मैं, और आप जब भी बात करते हैं अक्सर बातों में, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत हुई थी तो राष्ट्र की बात आप कर रहे थे, लोढ़ा जी ने भी यही वाली बात कही थी। एक मूवी आई है जो इस वक्त राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनी हुई है, उस मूवी का नाम है कश्मीर फाइल्स। आप कई बार अलग अलग मंचों पे इस बात को रख भी चुके हैं। आपने ये वाली बात देखी और ये फिल्म देखी, और इस पर आपकी अपनी क्या राय है? इस बहस के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है इस मूवी के आने का? दरअसल मैं ना पिक्चर देखता, ना मूवी देखता, ना कोई सीरियल देखता। लोढ़ा जी का भी सीरियल उल्टा चश्मा, आज तो सीधा ही चश्मा पहन के बैठे। तो इतनी बात जरूर मैं कहता हूं कि इस देश में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ा पाप हुआ है, झूठ बोला गया है। इसलिए हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत है, नए आईने और नए मायनों के साथ देखने की जरूरत है, और जो क्रूरताएं बर्बरताएं हुई हैं उनको सच के साथ, हिम्मत के साथ रखने की जरूरत है। तो उस दिशा में कश्मीर फाइल्स सच में एक सच को बेबाकी से, जज्बातों के साथ रखने का एक अच्छा पुरुषार्थ है, उसका अभिनंदन होना चाहिए। यदि कभी वक्त मिला, अभी तो फुर्सत ही नहीं, तो देख भी लेंगे मूवी को। हाँ, इस देश में किसी भी प्रकार से भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। मैंने एकता के गीत गाए हैं, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपस में मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए। नेक्स्ट, पुनर्वसन को लेकर के, पुनर्वसन, काश्मीरी पंडितों के पुनर्वसन को मुझे लेकर लगता है पहले पूछ चुके हैं और इसमें मैंने उत्तर दे चुका, दूसरे को मौका दे दे। जो इतना पर्याप्त है। आज ना एफपीओ से रिलेटेड पोते हैं तो ज्यादा अच्छा है सब्जेक्ट आज जो है। और एक आखिरी सवाल की उम्मीद है, एक आखिरी सवाल कर ले कोई। हाँ, हमारे कुछ कह रहे हैं नारायण जी, प्रभु जी। हाँ, ये एफपीओ का रिलेटेड प्रेस, लेट्स रेस्ट्रिक्ट ओनली दैट प्लीज। इस पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, नेक्स्ट। एक आखिरी सवाल की उम्मीद है, उसके बाद रैप अप कर दिया जाएगा पूरा। जी जी, किधर? प्रणाम सर, अभिषेक शुक्ला एएनआई से। हाँ जी, प्रणाम साहब। ये तो मेरा पंचायती चैनल है, इसका उत्तर देना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये है बाबा जी कि जैसे हम देख रहे हैं कि हम निवेश करते हैं किसी कंपनी में, तो ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि एक डूबती हुई कंपनी में आपको निवेश करना पड़ा? और मेरा डूबतों को उभारना ही सन्यासियों का काम है। अगला। हाँ सर, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम पतंजलि के जब प्रोडक्ट्स पहले आते थे तो हम ये देखते थे कि किफायती दामों पे आते हैं, तो अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या कंपनी ऐसे सोच रही है कि हम पहले किफायती दामों पे रख के फिर धीरे धीरे जैसे किसकी कीमत बढ़ाई तेल की, तो सभी जगह बढ़ी हुई है। एक आधे का नाम बता दो सर, मस्टर्ड थोड़ा होमवर्क करके आना। अगली बात देखो, सबका बढ़ा वहां तो बढ़ेगा। हमने 1993 से यात्रा शुरू की। हमारा पहला दवा का ब्रांड है दिव्य,
और दिव्य फार्मेसी के हमारे शंख कबरतक मुक्ता शुक्ति रस रसायन भस्म चूर्ण पाक पिष्टी अवलेह वटी सब कुछ मिलते हैं। मुक्तावटी, मधुनाशिनी, बीपी ग्रीट और हृदयामृत, बाकी सब बहुत कुछ है। हमने एमआरपी की दृष्टि से देखें तो कम से कम 10,000 करोड़ का प्रॉफिट उपभोक्ताओं को पास ऑन किया है। तो ये हमारे उपचार, उपकार और परिवार की भावना का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। बाकी तो बाजार के हिसाब से कुछ चीजें चलती रहती हैं, इसलिए मासेज के लिए हम मैक्सिमम हमारा प्रयास होगा कि हम अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर चीजें दे पाएं, और क्लासेस के लिए जितना आटे में नमक डाला जाता है और स्वाद बनाया जाता है, उस तरह से एक सेहतमंद देश को रखते हुए समृद्धि के सोपान चढ़ते जाएं, ये हमारी फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है प्रश्नोत्तर बहुत हो गए हैं, अब शैलेश जी आगे कमान संभाली जाए। जी, मुझे लगता है प्रश्नों के जवाब भी बहुत उत्तम ढंग से और बेबाकी से दिए गए, और मैं समझता हूँ कि अब हम इस सोपान के लगभग अंतिम चरण तक पहुँच रहे हैं, और मैं श्री सलिल पितले जी से आग्रह करूँगा कि वो इस माइक्रोफोन तक आए। लेट्स गिव अ वर्ड ऑफ थैंक्स एंड योर स्पीच व्हाट यू वांट टू से। थैंक यू सो मच मिस्टर। Thanks, Shailesh ji, and good afternoon, everyone. This last 1 hour has been extremely riveting. What you've seen probably is a case study in India, a company, Ruchi Soya, which was in a difficult time, taken over and transformed by a new set of management from the Patanjali Group, as all set now to grow at a very strong pace, and they've already proven over the last 2 years the kind of performance that they can deliver. You heard the mindsets and thought process of the group, both Swamiji talking about his thought process about business and about the approach to business, Acharya ji talking also about the Patanjali Group thought process, Sanjeev Asthana ji giving you good insights into way even a company like this has been run by a very strong business mind to grow this, at the same time balancing the requirement, putting on the focus of Atmanirbhar Bharat. So it's a fantastic combination that you've got to see. I'm sure you've heard out and got answers to most of the questions that were asked. Just quickly on the IPO, on the FPO, it's opening effectively on Thursday the 24th. It's a 4,300 crore IPO. The anchor book is lined up to be done on Wednesday the 23rd. The issue closes on 28th. The price band, which is the main announcement today, is 615 to 650 rupees per share. We believe that this IPO will show very good quality interest. We've already seen that good interest from anchor investors already who are likely to participate. And we expect both the retail and the HNI categories to also benefit very strongly from the group's foray. I'd just like to end by saying that this is effectively the first foray for Swamiji into the capital markets, and he has every intention of ensuring that it's as successful and a wealth creator for all the investors who participate in this. We request people to participate in whole logs, and looking forward to a fantastic success. Thank you very much, and please join us for lunch. Thank you.